बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना हो गया। नसीम शाह से ज्यादा बड़ा जुर्म एक क्रिकेटर ने किया। बहुत छोटा जुर्माना हुआ, उसकी तफसीलात मैं आपको थोड़ा आगे जाकर बताऊंगा। लेकिन नसीम शाह ने क्या किया? नसीम शाह ने हमारे सामने एक ट्वीट में यह बताया कि एक रीसेंट पोस्ट मेरे अकाउंट से की गई मेरी मैनेजमेंट टीम की जानिब से, जो मेरे ख्यालात की अक्कासी नहीं करती। ये मेरे ख्यालात नहीं है। मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं और मैंने जो नेसेसरी चेंजेस हैं, जो करना चाहिए था, असल में हुआ ये कि उन्होंने अकाउंट हैंडल करने वाले को फारिग कर दिया। वो भी कर लिया है ताकि मैं ये यकीनी बनाऊं कि ऐसा दोबारा ना हो। मैं सिंसियरली अपोलोजाइज करता हूं हर एक से जो इससे मुतासिर हुआ कि मेरे प्लेटफॉर्म का मिसयूज हुआ। वो जो ट्वीट हुआ था ना मरियम नवाज शरीफ वाला, कि इनको क्यों लॉर्ड्स में जैसे क्वीन को ट्रीट किया जाता है, इनको क्यों ट्रीट किया जाता है इस तरह से, ये ट्वीट था। उसके बाद नसीम शाह के अकाउंट से ट्वीट डिलीट हुआ। फिर उसके बाद अकाउंट हैक हो गया वाला ट्वीट हुआ। दोनों उनके मैनेजर ने किए। मैनेजर की गलती थी कि उसने अकाउंट स्विच वाला देखा नहीं कि वो अपने अकाउंट पर है या अपने उसी डिवाइस से नसीम शाह के अकाउंट पर है। गलती कर गया मैनेजर और ये हो गया। इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो पहले ये जान लीजिए कि जो 2 करोड़ का जुर्माना है नसीम शाह को, ये 2 करोड़ का जुर्माना और वार्निंग वगैरह ये क्या बताता है? देखिए, नसीम शाह की जो नेटवर्थ है वो कुछ मुख्तलिफ चीजें जमा करने के बाद हमें पता चल रहा है कि कोई 70 करोड़ रुपए के आसपास है। पीएसएल वो खेलते हैं, पीसीबी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद जब ये टूर पे होते हैं, होम या अवे, दोनों तरह के टूर में, क्योंकि आप कैंप में आ जाते हैं तो फिर आपको डेली अलाउंस भी मिलता है। टेस्ट के अलग पैसे हैं, वनडे के अलग पैसे हैं, T20 के डेली के अलग पैसे हैं। ये पैसे फिर उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे नसीम शाह का कॉन्ट्रैक्ट है इनड्राइव के साथ, पेप्सी के साथ, कुछ दीगर ब्रांड्स के साथ। फिर उसके बाद आप मुख्तलिफ लीग्स खेलते हैं, जो नसीम शाह कनाडा में भी खेलते हैं, यूएई में भी खेलते हैं, उसके अलावा गालिबन कैरेबियन भी खेलते हैं, फिर काउंटी वगैरह खेलते हैं। तो ये सारी चीजें मिलाकर पैसों में कन्वर्ट होती हैं और ठीक ठाक नेटवर्थ किसी खिलाड़ी की बनती है। इस बार के पीएसएल के महंगे तरीन खिलाड़ी भी नसीम शाह हैं। ये तो हो गई एक चीज। नसीम शाह की जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट बनती है वो गालिबन कोई 3 करोड़ रुपए बनती है। 2 करोड़ का जुर्माना हुआ है। पीएसएल की उनकी अमाउंट जो है वो कुछ 8 करोड़ रुपए के आसपास है। तो ये नसीम शाह की नेटवर्थ की कहानी है। कोई जुर्माना बड़ा है, 2 करोड़ रुपए बहुत बड़ा जुर्माना है। और मैं क्यों है एक और खिलाड़ी से कंपैरिजन करके आपको अभी बताऊंगा। लेकिन बहरहाल कर दिया गया जुर्माना नसीम शाह को, ठीक है। यानी कैटेगरी सी में है नसीम शाह। इजाफी आमदनी मैच फीस टेस्ट होता है 12 लाख रुपए फी मैच, वनडे होता है 6 लाख रुपए फी मैच, T20 होता है 3 लाख रुपए फी मैच। बोनस और परफॉर्मेंस इनामात उसके अलावा होते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा नसीम शाह, उसके पैसे अलग, ब्रांड्स के इश्तेहारात के, लीग्स के वगैरह वगैरह, वो सारे पैसे अलग। तो नसीम शाह को ये जो 2 करोड़ है, ये पीसीबी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जुर्माना है, सबसे बड़ा। फिर भी नसीम शाह के लिए जुर्माना 2 करोड़ बहुत रकम होती है। बर्दाश्त कर जाएगा लड़का, क्योंकि करियर आगे बहुत है। मगर ये बात हो रही है सोशल मीडिया पर कि होना क्या चाहिए था। अब मैं उस खिलाड़ी पर, दूसरे खिलाड़ी पर आने से पहले बताऊं कि हमने किया क्या है। मरियम नवाज शरीफ ने, उनके खिलाफ बात हुई थी, अपना मजाक बनवाया। मरियम नवाज शरीफ को अपना कद बड़ा करने के लिए फौरी तौर पर कहना चाहिए था नौजवान खिलाड़ी है, बच्चा है। इसको तो मैंने वो जो ट्वीट किया था ना कि नसीम वेल डन और वो व्हाट अ मैच, ये मरियम नवाज शरीफ ने किया था 7 सितंबर 2022 को, जब नसीम शाह ने जो छक्के मार के जितवाया था ना अफगानिस्तान के अगेंस्ट। व्हाट अ मैच, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय नसीम शाह, यस यस यस, गॉट अस द कप बॉयज। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये ट्वीट किया था। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को चाहिए था कि वो फौरी तौर पर ट्वीट करती कि उन्होंने माफ किया। आमिर जमाल के साथ क्या होता, वो जो कैप पे यहां अंदर 804 लिखा हुआ था, आमिर जमाल को भी निशाना बना दिया गया, निशाने इबरत बना दिया गया। सिर्फ इतना नहीं हुआ, वकार यूनुस इमरान खान के हक में बयान दिया था, सिर्फ ट्वीट नहीं। वो जो था ना नपा तुला ट्वीट के, इमरान खान को आंख का मामला है, इलाज मिलना चाहिए,
ہم نے خود بار بار شرم دلائی اپنے نیشنل ہیروز کو کہ بھائی عمران خان تم سب سے بڑا ہیرو ہے، تم سب کا مینٹور ہے، اور اس کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے. جڈیجا آواز اٹھا رہا ہے، چیپل آواز اٹھا رہا ہے، ویون ریچرڈز آواز اٹھا رہا ہے، تم لوگ کپل دیو آواز اٹھا رہا ہے، گواسکر آواز اٹھا رہا ہے، تم لوگ بول کیوں نہیں رہے؟ تو ٹویٹ ہوئے. وقار یونس صاحب کا ٹویٹ بھی، انہوں نے کوئی ایک بیان بھی دیا تھا. وقار یونس صاحب جو ہیں وہ کمنٹری ٹیم سے الگ ہو گئے پیسے. وقار یونس کے بھائی جو علی یونس ہیں، عالیہ ریاض صاحبہ کے شوہر، کرکٹر عالیہ ریاض، ہماری قومی کرکٹر، ان کے شوہر وہ اردو کمنٹری کرتے، وہ بھی گئے. تو یہ باقاعدہ طور پر عمران خان کے حق میں بات کرنے کا، مریم نواز شریف کے خلاف بات کرنے کا نتیجہ ہے. نشان عبرت بناؤ، ڈراؤ، یہ کام کیا گیا ہے. آپ ذرا کمنٹ دیکھیے نسیم شاہ کے اس ٹویٹ کے نیچے کمنٹس کھلے ہوئے ہیں. کمنٹ دیکھیے آپ. فرحان ورک خود جو اس وقت اس حکومت کے اور پی ٹی آئی سے منحرف ہو گئے تو ان کے مخالفین میں شامل، وہ کہتے ہیں میری محسن نقوی صاحب سے گزارش ہے کہ اگر نسیم شاہ بار بار بتا رہے ہیں کہ میری غلطی نہیں اور میری مینجمنٹ ٹیم کی غلطی ہے تو وارننگ دے کر معاف کر دینا چاہیے. ہر کمنٹ بندہ کہہ رہا ہے کہ یار معاف کر دیں. وہ کانٹریکٹ کی بات ہو رہی ہے، کانٹریکٹ تھا، آپ نہیں کر سکتے. یہ شخص رضوان رضی، اس کا کانٹریکٹ تھا نا پی ٹی وی پر. مریم نواز نہیں، ایک شخصیت نہیں، پوری قوم کے لیے باندر کی طرح سندھی پوری قوم کے لیے سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر نفرت بانٹنے والا یہ شخص کیا ہوا؟ صرف نوکری سے فارغ کیا گیا. یعنی مریم نواز ایک پوری قوم سے اوپر ہے اس وقت، اس سسٹم کی نظر میں، پی سی بی کی نظر میں، ان لوگوں کی نظر میں. کیا یہ جو نسیم شاہ کو اتنا بھاری جرمانہ کیا ہے، اس کے ذریعے آپ نے جا کے دیکھیے باہر کیا ہو رہا ہے. یعنی میں وہ کرکٹ یاری والوں کو دیکھ رہا ہے، باقی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. آپ یہ سب کچھ نہ کرتے، چھوٹا سا جرمانہ کرتے، وارننگ کرتے، وارننگ ذرا سخت الفاظ میں کر دیتے، انف ہوتا. مریم نواز شریف خود ذرا بڑے پن کا مظاہرہ کر دیتی، لیکن بڑے پن کا مظاہرہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چھوٹے نہ ہوں. تو بڑے پن کا مظاہرہ کر دیتی مریم نواز شریف صاحبہ تو ان کے حق میں بھی بہت بہتر ہوتا. اب جو باتیں ہو رہی ہیں، موقع دیا ہے تو یہ ہو رہا ہے. شاہین شاہ آفریدی نے کیا کیا؟ ایک سیکیورٹی حصار ہوتا ہے، اس سیکیورٹی حصار سے نکلنے کا مطلب ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی سے بھی مل سکتے ہیں، کھیل کمپرومائز ہو سکتا ہے، فکسنگ کے الزامات آ سکتے ہیں، کوئی ممنوعہ شخص مل سکتا ہے، نہ جانے کیا ہو. پی ایس ایل کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی، گیم کی جو ڈگنیٹی ہے وہ کمپرومائز ہوئی، کیا ہوا نہیں پتا چلتا. شاہین شاہ آفریدی سیکیورٹی حصار سے باہر نکلے، 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوا ہے. نسیم شاہ کا ٹویٹ ایک شخصیت کے بارے میں جس پر انکنڈیشنل اپالوجی کر لی. اور اس میں سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ جو کھلاڑیوں کے مینیجرز ہوتے ہیں، پی سی بی نے اس مینیجر کو بین کر دیا ہے. یعنی اس مینیجر سے پی سی بی کا، ان کے ہائر ہونے سے پی سی بی کے اپروول کا لینا دینا ہے. تو پھر تو پی سی بی جرمانہ بھرے، پی سی بی دیکھے کہ انہوں نے کھلاڑی کو کیا دے دیا. یہ لڑکے بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے اٹھ کر آتے ہیں، بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، آہستہ آہستہ ان کی گرومنگ ہوتی ہے، ان کو چیزوں کی سمجھ آتی ہے. یہ جدید دنیا سے بہت دور لڑکے، گلی محلوں سے کرکٹ کھیل کر محنت کر کے اٹھ کر آنے والے لڑکے، تو ان کو تو ہاتھ پکڑ کے چلانا پی سی بی کی ذمہ داری ہے. تو ذمہ داری تو پی سی بی کی بنتی ہے، اور یہ نسیم شاہ کے مینیجر نے کیا ہے. سزا دینی ہے اس مینیجر کو دیں. آپ نے کہا اوکے جی مینیجر نکال دیا، انف. تو یہ نسیم شاہ کے ساتھ زیادتی کی ہے ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ نے. اور آپ دیکھیے کہ نسیم شاہ کے کیس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چلیں بچت ہو گئی، ورنہ ایک ٹویٹ کرنے پر جو ایمان حاضر مزاری ہیں ان کو، ان کے شوہر کو کیا ہوا نقصان؟ ہماری تو ایک ٹویٹ پر 17 سال قید ہو چکی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں مریم نواز کی توہین ہو گئی تھی نسیم شاہ کے ٹویٹ سے. وہ صحافی زعیم لغاری، اس نے جب مریم نواز پہ بات کر دی تھی وہ تو غائب ہو گیا تھا، غائب. تو یہ تو بچت ہو گئی ہے نسیم شاہ کی. لوگ اس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں نسیم شاہ کے بارے میں. دوسرا، ہمارے ہاں لاک ڈاؤن کی تیاری، سمارٹ لاک ڈاؤن، پیٹرول کی بچت، سرمائی کی بچت، زر مبادلہ کی، خاص طور پر فارن ایکسچینج کی، ڈالرز کی بچت، کیونکہ خریدیں گے تو ڈالر میں خریدیں گے. اس کے سلسلے میں اجلاس ہوا، چاروں وزرائے اعلیٰ موجود اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل عاصم ملک صاحب بھی موجود، زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب سب موجود. وہاں پر صوبوں نے مخالفت کر دی. اطلاعات کے مطابق چاروں صوبوں نے مخالفت کی کہ سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں. اس میں سب سے بڑا پریشر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تاجر برادری ہے، ہوٹل ایسوسی ایشن والے، پھر اس کے بعد تاجر ایسوسی ایشن،
रिटेलर्स एसोसिएशन, होलसेलर्स एसोसिएशन, इन्होंने कहा कि नहीं जी, मारे गए, वैसे ही कारोबार नहीं है, मईशत तबाह है, ऐसी की तैसी आप लोगों ने फेरी हुई है, आपकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार, आप तो सरमायाकारी भी नहीं ला सके। अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, महंगाई देखिए, डॉलर देखिए, फिर उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस देखिए, तो इन हालात में अगर आप सब बंद कर देंगे तो करेंगे क्या हम। तो उन्होंने जब हुकूमत को बाकायदा, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो ट्वीट भी किया था, एक ताकत बन के हुकूमत के लिए मुसीबत पैदा की, तो हुकूमत ने उस इजलास में कह दिया कि नहीं जनाब, ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नहीं, तो बात खत्म हो गई, स्मार्ट लॉकडाउन नहीं हो रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत के लिए दीगर इकदाम किए जाएंगे। स्कूल खुल रहे हैं 1 अप्रैल से, पंजाब का तो ऐलान आ गया, सिंध का भी आने वाला है, और बाकी चीज़ें भी होंगी। तो जो ऑफिस हैं उनके हवाले से टाइमिंग, वीकेंड, फ्राइडे, फिर उसके बाद मुख्तलिफ और चीज़ें, तो बचत के इकदाम और किए जाएंगे, ये नज़र आ रहा है। बाकी वो जो तैयारी थी ना कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, वो तैयारी अब नहीं है। तजावीज़ में था कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सूबों ने मना कर दिया है, तो ये हो गया है। फ्यूल कोटा मोबाइल ऐप वो अब तजुर्बे के लिए शुरू कर दी गई है, और उसकी वीडियोस वगैरह भी आ गई हैं कि पीएसओ के पंप पर ये जो फ्यूल कोटा मोबाइल ऐप है किस तरह से काम करेगी, सारिफ क्या बताएगा, उसका कोटा कैसे असाइन होगा। एक छोटी गाड़ी वो दिखाई गई है कि उसमें जाने वाले सारिफ को क्या मिलेगा। आई हैव बीन यूजिंग अ स्मॉल कार फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। पहले वाली भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वो चोरी हुई, उसके बाद नहीं मिली। फिर उसके बाद कुछ सिचुएशन थी जिससे हम गुजरे, तो जो बेगम की कार थी, हमने कहा अभी अल्हम्दुलिल्लाह उस कार को इत्मीनान के साथ इस्तेमाल करें। तो देखते हैं कि इस ऐप में क्या है, इस गाड़ी के साइज के हिसाब से क्या होता है, अभी हमारे सामने आना बाकी है। अच्छा, हमने एक भारत की प्लानिंग डीकोड की है। जो प्लानिंग डीकोड की है, उस प्लानिंग से हमें क्या पता चल रहा है, देखिए मैं आपके सामने रख देता हूं। हमने ये डीकोड किया है कि भारत प्लान कर रहा है मकबूजा कश्मीर में भारत में कैद पाकिस्तानी कैदियों को लाया जाए, मकबूजा कश्मीर में एक मकाम पर, वहां एक हमला किया जाए। जब पाकिस्तानी कैदी वहां होंगे तो भागे और भाग कर आए, और इन्होंने इस जगह आकर ये अमल अंजाम दिया। भारत में दहशतगर्दी की फलां वारदात, फलां चीज इन्होंने ये कर डाला, अब भारत के पास ये मौका है। इस तरह की एक प्लानिंग थी। सिक्योरिटी जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबाबंदी भारत कर रहा है, और कैदियों को रिहा करने का मंसूबा है। भारत पाकिस्तानी कैदियों के जरिए सरहदी इलाकों में, मकबूजा कश्मीर में ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है, और फिर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना चाहता है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को ये जो मशरकी सरहद है इस पर इंगेज किया जाए। क्यों? क्योंकि मगरिबी सरहद पर जो हमारी इस वक्त एक इंगेजमेंट चल रही थी, उसमें जरा काइंड ऑफ ब्रेक आया है, तो वहां पर अलर्ट पर हैं, फोकस वहां पर है, वहां पर चीजें चल रही हैं। फिर उसके बाद ईरान का मामला भी है, और हम इस वक्त बिजी भी हैं। तो भारत यहां कोई शरंगेजी, कोई शरारत करना चाहता है। अभी सिक्योरिटी इदारों ने भारत का यह प्लान बेनकाब किया है। मजीद देखते हैं इसमें क्या है, क्योंकि दुश्मन बड़ा कमीना है, बड़ा मक्कार है। उसने पहले भी जो हरकतें की, उन हरकतों के जरिए उसने पाकिस्तान को कोशिश की कि वो जेर करे, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अब अगर कुछ होता है तो देखते हैं कि क्या बनता है। ये जो सिक्योरिटी के मामलात पर अचीवमेंट्स हैं, दे आर वंडरफुल। बाकी मामलात पर हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट से लोगों को शिकायतें तो हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।